everybody, I am Deepika from LearnoHub, a free learning platform where you can study physics, chemistry, maths, biology absolutely for free only at learnohub.com. तो बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 11 बायोलॉजी के थर्ड चैप्टर की, जो कि है प्लांट किंगडम। तो इसमें हम आज फर्स्ट टू 7 क्वेश्चन तक डिस्कस करेंगे। तो आई होप आप सब रेडी हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस के साथ। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। What is the basis of classification of algae? तो जो algae के बारे में हमने इस चैप्टर में पढ़ा है, तो हमें ये बताना है कि हमने बहुत तरह की algae पढ़ी है, राइट? तो उनको जो उनकी क्लासिफिकेशन है, जो हमने उनको अलग अलग क्लासेस में डाला है, उसका बेसिस क्या है, क्या देख के हमने उनकी अलग अलग क्लासेस में उनको क्लासिफाई किया है। तो जो बेसिस है एल्गल क्लासिफिकेशन की, वो मेन 4 बेसिस हैं। सबसे पहले है फ्लैजिला। तो फ्लैजिला क्या होता है? फ्लैजिला एक लोकोमोटरी ऑर्गन है बेसिकली। तो फ्लैजिला कैसा है एल्गे में? क्या 9+2 अरेंजमेंट है, या अनइक्वल है, या इक्वल फ्लैजिला है, या फिर फ्लैजिला ऑल टुगेदर एब्सेंट है, राइट? उसके बाद है स्टोरेज प्रोडक्ट्स। अब स्टोरेज प्रोडक्ट्स कौन कौन से स्टोरेज प्रोडक्ट्स हैं एक एल्गे में? क्या उसमें मैनिटोल है, क्या उसमें फ्लोरिडियन स्टार्च है, या उसमें सिंपल स्टार्च है? तो ये अगेन एक अलग बेसिस है क्लासिफिकेशन की, ठीक है। उसके बाद है पिगमेंट्स। पिगमेंट्स कौन सा पिगमेंट है उसमें, ठीक है। अब क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल है तो ग्रीन कलर देगा। अब फाइकोसाइनिन है, फाइकोएरिथ्रिन है, तो कौन सा पिगमेंट है उसके बेसिस पर भी हम एल्गे को क्लासिफाई करते हैं। देन कमिंग ऑन टू सेल वॉल कॉम्पोजिशन। जो सेल वॉल है एल्गे की, वो किससे बनी है? क्या वो सेलुलोज की बनी है, या सेलुलोज की नहीं है, या सेलुलोज के साथ कुछ एडिशनल कंपोनेंट्स भी उसमें एडेड हैं? तो अगर हम एक बार रिकॉल करें जो हमने एल्गी पढ़ा था, एल्गी की क्लासिफिकेशन पढ़ी थी, तो उसमें इन्हीं 4 के बारे में अगर मैं डिफरेंस भी लिखने को बोलूँ ना, तो भी आप इन 4 के बारे में ही लिखोगे। तो देयर आर ऑलमोस्ट 11 क्लासेस। मतलब अगर हम एल्गे को देखें तो मेजर जो मतलब मेनली देयर आर 11 क्लासेस ऑफ एल्गे, लेकिन उसमें से there are 3 classes which are the major classes of algae। और वो कौन कौन सी हैं? they are chlorophyceae, phaeophyceae and rhodophyceae। अब इनमें इनके नाम कैसे याद रखने हैं? बहुत ही सिंपल है। क्लोरो का मतलब होता है ग्रीन, क्लोरोफिल, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। तो बेसिकली ये जो वर्ड है क्लोरो, इसका मतलब है ग्रीन, राइट? तो मतलब ग्रीन कलर की एल्गी। तो इसका जो कॉमन नेम है दैट इज ग्रीन एल्गी, सिंपल। उसके बाद है फियोफाइसी। फियो इस वर्ड का मतलब होता है, फियो का मतलब होता है व्हाट? इसका मतलब होता है समथिंग डार्क कलर, ठीक है। कोई भी डार्क कलर की हम बात करते हैं, तो फियोफाइसी में जो एल्गी देखी गई है दैट इज ऑफ ब्राउन कलर, तो ऑब्वियसली अ डार्क कलर, राइट? सो फियोफाइसी द कॉमन नेम इज ब्राउन कलर, सॉरी ब्राउन एल्गे, राइट? उसके बाद है रोडोफाइसी। अब रोडोफाइसी क्या है? रोडो का क्या मीनिंग होता है? रोडो का मतलब होता है रेड। तो इस एल्गे का, रोडोफाइसी जो क्लास है एल्गे की, उसका कॉमन नेम है रेड एल्गे। अब ये जो वर्ड फाइसी है ना, इसका मतलब यूजुअली मीनिंग होता है सीवीड, और इस वर्ड को हम यूज करते हैं एल्गे के डिफरेंट क्लासेस को नाम देने में, ठीक है। तो ये जो है, ये 3 हमारे मेजर क्लासेस हैं एल्गे में, और इनमें जब भी अगर आपको कभी बोला जाएगा कि राइट डिफरेंस बिटवीन द 3 मेजर क्लासेस ऑफ एल्गे, तो जब आप इनको डिफरेंशिएट करोगे तो आप इसमें फ्लैजिला के बारे में भी लिखोगे, क्योंकि तीनों में अलग अलग तरह का फ्लैजिला हमें देखने को मिलेगा। आप इनमें स्टोरेज प्रोडक्ट्स भी देखोगे, तो आप देखोगे किसी में फ्लोरिडियन स्टार्च है, किसी में स्टार्च है, किसी में मैनिटोल है, ठीक है। तो अलग अलग स्टोरेज प्रोडक्ट्स हैं। पिगमेंट्स, तो अब जैसे अगर नाम से ही हमें पता चल रहा है, जो क्लोरोफाइसी है वो एक ग्रीन एल्गे है। ग्रीन एल्गे मतलब उसमें क्लोरोफिल है, ठीक है। क्लोरोफिल की वजह से प्लांट्स में ग्रीन कलर होता है,
ठीक है। सो इट इज ग्रीन, इट हैज अ ग्रीन पिगमेंट, राइट। उसके बाद अगर हम फियोफाइसी की बात करें तो वो ब्राउन एल्गी है, उसमें किसी और तरह का मतलब उसमें पिगमेंट है लेकिन वो कोई और पिगमेंट है जो कि क्लोरोफिल नहीं है, इसीलिए उसका कलर अलग है। वहीं पर अगर हम रोडोफाइसी की बात करें तो रोडोफाइसी में जो एल्गे है उसका कलर मतलब जो पिगमेंट है वो देता है उसको रेड कलर, तो मतलब इट इज ऑल टुगेदर अ डिफरेंट पिगमेंट, ठीक है। और उसके बाद आती है सेल वॉल कॉम्पोजिशन। तो इनमें से किसी में सेलुलोज है, किसी में नहीं है, किसी में सेलुलोज के साथ एडिशनल कंपोनेंट्स है, ठीक है। तो आई होप दिस क्वेश्चन इज वेरी मच क्लियर टू यू। लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, व्हेन एंड वेयर डज रिडक्शन डिविजन टेक प्लेस इन द लाइफ साइकिल ऑफ अ लिवरवर्ट, अ मॉस, अ फर्न, अ जिम्नोस्पर्म एंड एन एंजियोस्पर्म। तो हमने अलग अलग तरह की लाइफ साइकिल्स पढ़ी हैं इस चैप्टर में, लिवरवर्ट की अलग पढ़ी है, मॉसल्स की, एंजियोस्पर्म की, जिम्नोस्पर्म की, ठीक है। तो अब हमसे ये पूछा गया है कि इन सब में डिविजन्स होती है, माइटोसिस होती है, मियोसिस होती है, ठीक है। तो हमसे पूछा गया है कि इन सब लाइफ साइकिल्स में रिडक्शन डिविजन कब होती है। अब रिडक्शन डिविजन का मतलब है मियोसिस। हमने दो तरह की डिविजन्स के बारे में पढ़ा है, एक हमने पढ़ी है इक्वेशनल डिवीजन। क्या पढ़ी है? इक्वेशनल डिवीजन, ठीक है, जो कि होती है माइटोसिस। और दूसरी हमने पढ़ी है रिडक्शनल डिवीजन, वो क्या होती है? वो होती है मियोसिस, राइट। तो अब माइटोसिस तो इसमें नहीं, हमसे पूछा गया है इसमें मियोसिस के बारे में, और जैसा कि इसका नाम है रिडक्शनल डिवीजन, तो इसका मतलब है कि समथिंग इज ब्रेकिंग डाउन, ठीक है, कुछ रिडक्शन हो रही है किसी चीज में। तो किस चीज में रिडक्शन की बात हो रही है? क्रोमोसोम नंबर में रिडक्शन की बात हो रही है। तो से हमारे पास पहले थे 20 क्रोमोसोम्स, ठीक है, एक सेल के अंदर। अब जब इसमें मियोसिस हुई तो ये जो नंबर है वो रिड्यूस हो जाएगा टू हाफ, दैट इज से 10, नॉट से बट अगर 20 है तो 10 ही होगा, एंड दिस विल बी कॉल्ड एज अ हेप्लॉइड स्पोर, ठीक है। मतलब जो स्पोर्स बन रहे हैं, अगर हम प्लांट्स की बात कर रहे हैं तो जो स्पोर्स बन रहे हैं वो हो जाएंगे हेप्लॉइड स्पोर्स। तो अब हम एक एक करके सबकी बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं लिवरवर्ट्स की। तो अगर हम लिवरवर्ट की बात करें तो इसमें मियोसिस होती है इन स्पोर मदर सेल, ठीक है, इन द कैप्सूल ऑफ द स्पोरोगोनियम। में स्पोर मदर सेल, जो कैप्सूल का स्पोर मदर सेल है स्पोरेंजियम के अंदर, उसमें मियोसिस देखी गई है। अब हमने पढ़े हैं इनमें दो तरह के फेजेस, एक होते हैं गैमेटिक फेज, एक होता है स्पोरोफिटिक फेज। तो ये जो रिडक्शन डिविजन है ये कहां पर हो रही है, कब हो रही है? गैमेटिक फेज में हो रही है या स्पोरोफिटिक फेज में? ये हो रही है स्पोरोफिटिक फेज में, ठीक है। वहीं पर अगर हम मॉसिस की बात करें, ठीक है, मतलब यहां पर क्या होंगे, यहां पर हमारे पास आ जाएंगे हेप्लॉइड स्पोर्स, राइट। अब अगर हम बात करते हैं मॉसिस की, तो मॉसिस में जो मियोसिस है, जो रिडक्शनल डिवीजन है, वो भी होती है स्पोर मदर सेल में। किसके स्पोर मदर सेल में? स्पोर सैक में, ठीक है, स्पोर मदर सेल ऑफ द स्पोर सैक इन द कैप्सूल ऑफ स्पोरोगोनियम, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, जो हमारे पास अब स्पोरोफिटिक फेज में जो स्पोर्स बने हैं वो कैसे बनेंगे? वो बनेंगे हेप्लॉइड स्पोर्स, और फिर वो गैमेटिक फेज में एंटर हो जाएंगे, राइट। उसके बाद है फर्न्स। तो अगर हम फर्न्स की बात करें तो जो स्पोरेंजिया है इट इज प्रेजेंट ऑन स्पोरोफिल। तो मतलब कि स्पोरोफिल क्या है? कुछ एक फर्टाइल लीव्स हैं जिनके ऊपर स्पोरेंजिया होते हैं। अब मियोसिस जो होती है इन स्पोरेंजियम के अंदर होती है, ठीक है। तो द प्रोसेस ऑफ मियोसिस इट अकर्स इन द स्पोर मदर सेल ऑफ स्पोरेंजियम फॉर द फॉर्मेशन ऑफ हेप्लॉइड स्पोर्स, ठीक है। तो सब में क्योंकि मियोसिस हो रही है तो एक चीज तो बहुत ही क्लियर है कि वो कहां पर होगी, वो होगी कहां पर, वो उससे क्या बनेगा, सॉरी, उससे बनेंगे हेप्लॉइड स्पोर्स, ठीक है। तो आपको इनका जो एक्चुअल नेम है कि अच्छा स्पोर मदर सेल में हो रही है या स्पोरेंजियम में हो रही है, अब ये जो स्पोर मदर सेल है वो कहाँ है? कैप्सूल में है। तो ये सब आपको चीजें याद थोड़ी सी ध्यान रखनी पड़ेंगी। तो जब जब आप लाइफ साइकिल को प्रैक्टिस करेंगे तो ये चीजें ऑटोमेटिकली आपको समझ आ जाएंगी, ठीक है। अब बात करते हैं फोर्थ की, जो कि है जिम्नोस्पर्म्स। तो जब हम जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स की बात करते हैं तो इससे पहले जितने भी हमने लिवरवर्ट्स मतलब ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स इनकी बात की, तो ये सब ना सीडलेस होते हैं, लेकिन जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स जो होते हैं इनमें सीड्स होते हैं,
ठीक है। तो मतलब एक डिफरेंस है कि नेकेड सीड्स एंड कवर्ड सीड्स, ओके, जो हम बाद में डिस्कस करेंगे, इस क्वेश्चन में नहीं। तो अब हमसे पूछा गया है कि जिम्नोस्पर्म्स में रिडक्शनल डिवीजन कब होती है। तो जिम्नोस्पर्म्स में मियोसिस होती है इसमें दो पार्ट्स में आएगा। सबसे पहले कि मेल जब गेमेटोफाइट बनता है तब होती है, और दूसरा होता है जब फीमेल गेमेटोफाइट बनता है तब भी मियोसिस होती है, ठीक है। तो जिम्नोस्पर्म्स में मियोसिस सबसे पहले होती है माइक्रोस्पोरेंजियम में, नॉट सबसे पहले बट एक होती है माइक्रोस्पोरेंजियम में, जो कि माइक्रोस्पोरोफिल्स में है, ठीक है। यहाँ पर है माइक्रोस्पोर मदर सेल्स, और इससे हमें मिलते हैं हैप्लॉयड पॉलन ग्रेन्स, और इन्हीं हैप्लॉयड पॉलन ग्रेन से हमें मिलता है मेल गेमेटोफाइट, ठीक है। तो एक तो माइक्रोस्पोरेंजिया में हो रही है जहां से हमें हैप्लॉयड पॉलन ग्रेन्स मिल रहे हैं, ठीक है, मतलब मेल गेमेटोफाइट मिल रहा है, और दूसरा हो रहा है इन मेगास्पोर मतलब माइक्रोस्पोर मदर सेल में और मेगास्पोर मदर सेल में, ठीक है, ऑफ द ओव्यूल। तो यहां से हमें मिल रहे हैं मेगास्पोर, एंड विच गिव्स राइज टू व्हाट, इट गिव्स राइज टू फीमेल गेमेटोफाइट, राइट। सिंपल है, एक है माइक्रोस्पोर मदर सेल और एक है मेगास्पोर मदर सेल। माइक्रोस्पोर मदर सेल इज रिलेटेड टू द मेल पार्ट ऑफ द प्लांट, ठीक है, एंड मेगा इज रिलेटेड टू द फीमेल पार्ट ऑफ द प्लांट। तो माइक्रोस्पोर मदर सेल में क्या हो रहा है, जो माइक्रोस्पोरेंजिया है वहां पर मियोसिस हो रही है, और वहां से हमें एक हैप्लॉयड पॉलन ग्रेन मिल रहा है, ठीक है, हैप्लॉयड पॉलन ग्रेन्स मिल रहे हैं। और वहीं पर अगर हम मेगास्पोर मदर सेल की बात करें तो हमें वहां से मेगास्पोर्स मिल रहे हैं, और ये मेगास्पोर्स जो हैं ये हमें देते हैं फीमेल गेमेटोफाइट, ओके। अब वहीं पर अगर हम एंजियोस्पर्म में आ जाए तो एंजियोस्पर्म में भी कुछ ऐसा ही होता है। सबसे पहले जो पॉलन ग्रेन्स हैं दे आर फॉर्म्ड इन माइक्रोस्पोर मदर सेल, सेम एज अबव, जैसे हमने एंजियोस्पर्म में नाम पढ़े थे माइक्रोस्पोर मदर सेल और मेगास्पोर मदर सेल। माइक्रो इज रिलेटेड टू द what is related to male part of the plant, and mega is related to the female part, right? तो pollen grains that are formed in the microspore mother cells, they lead to the formation of male gametophyte in the anther of the stamen, और यही जो microspore mother cell हैं यहाँ पर होती है reductional division that is called as meiosis, ठीक है। अब अगर हम बात करें मेगास्पोर मदर सेल की, so it is located in the new cell the ovule, ठीक है। तो जो मेगास्पोर मदर सेल है वो ओव्यूल की न्यू सेल होता है, राइट। यहां पर मियोसिस होती है और हमें मिलते हैं हैप्लॉयड मेगास्पोर्स विच इवेंचुअली फॉर्म्स व्हाट, इट इवेंचुअली फॉर्म्स फीमेल गेमेटोफाइट। व्हेन यू विल गो टू योर नेक्स्ट क्लास, तो वहां पर ना जो आप चैप्टर 2 पढ़ोगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, वहां पर ना ये आपको डिटेल में पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो इस क्लास में जो याद रखने की बात है वो यही है रिलेटेड टू जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स, कि एक होता है माइक्रोस्पोर मदर सेल, एक होता है मेगास्पोर मदर सेल। तो जो माइक्रोस्पोर मदर सेल होता है it gives rise to male gamete that is pollen grains, ठीक है। और जब हम मेगास्पोर मदर सेल की बात करते हैं तो it gives rise to a female gametophyte, ठीक है। तो मेगा इज रिलेटेड टू फीमेल, माइक्रो इज रिलेटेड टू मेल्स। इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, इसलिए मैं इसको बार बार रिपीट कर रही हूँ। I hope this question is clear to everybody. Let's see our next question now. Question number 3. Name 3 groups of plants that bear archegonia and briefly describe the life cycle of any one of them. ठीक है, तो हमें क्या करना है, जिसमें भी आर्केगोनिया होता है वो 3 प्लांट्स, एक ग्रुप 3 प्लांट्स का जिनमें आर्केगोनिया होता है, हमें उनके नाम बताने हैं। तो वो कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले है ब्रायोफाइट्स। सबसे पहली बात है कि आर्केगोनिया क्या होता है। आर्केगोनिया कुछ नहीं है, ये बस कॉम्प्लेक्स से हमें नाम दिखाई देते हैं बुक में। ये है फीमेल सेक्स ऑर्गन, ठीक है। और एक आता है एंथ्रीडिया, ठीक है। एंथ्रीडिया क्या होता है? एंथ्रीडिया होता है मेल सेक्स ऑर्गन, राइट। तो एंथ्रीडिया एंड आर्केगोनिया, तो ये कुछ नहीं है, बस एक नाम दिया गया है फीमेल सेक्स ऑर्गन को, और ये किसमें पाया जाता है? ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स एंड जिम्नोस्पर्म्स, ठीक है। तो अब हम डिस्क्राइब करेंगे किसी एक की लाइफ साइकिल। तो
आई विल डिस्क्राइब द लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइट्स। और अगर आपको बाकी दो में से किसी की पसंद हो तो आप आंसर में वो भी कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं ब्रायोफाइट्स की लाइफ साइकिल। तो सबसे पहले एक तो इसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होती है, ठीक है। और अब हम इसकी जो लाइफ साइकिल है उसमें हम इसकी बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है ब्रायोफाइट्स में या हम टेरिडोफाइट्स में पढ़ते हैं, तो ये होती है दो तरह के, दो फेजेस होते हैं, ठीक है। पहला होता है गेमेटोफाइटिक फेज, ठीक है, और दूसरा होता है हमारा स्पोरोफिटिक फेज। तो ये दोनों जो फेजेस है ना, ये एक दूसरे के बाद चलते रहते हैं, मतलब कॉन्टिन्यूएशन में ये चलते हैं, और इसे बोला गया है ऑल्टरनेशन ऑफ जेनरेशन, ठीक है। तो क्योंकि ये जो फेजेस हैं वो एक के बाद एक चलता रहता है, तो इन्हें इससे बोला जाता है ऑल्टरनेशन ऑफ जेनरेशन। तो सबसे पहले अगर हम ब्रायोफाइट्स की बात करें तो एक जो ब्रायोफाइट है उसमें एक मेल पार्ट होता है, एक होता है फीमेल पार्ट, ठीक है। अब ये दोनों जो होते हैं ये हेप्लॉइड होते हैं, ठीक है। इनसे हमें मिलता है, इनमें होता है एंथ्रीडियम, ठीक है। एंथ्रीडियम इज द मेल सेक्स ऑर्गन ऑफ द प्लांट, ठीक है। दूसरा होता है आर्केगोनियम, दैट इज द फीमेल सेक्स ऑर्गन ऑफ द प्लांट, राइट। यही हमने क्वेश्चन हमने स्टार्ट ही इसी से किया था। अब जो एंथ्रीडियम होगा वो हमें एंथेरोजोइड्स देगा, ठीक है, और जो आर्किगोनिया होगा वो देगा एग। और अभी भी अगर आप देखो तो जो नंबर है, जो प्लॉइडी नंबर है, वो अभी भी एन ही चलता जा रहा है, ठीक है। एन ही चलता जा रहा है क्योंकि यहाँ पर हो रही है तो बस सिर्फ माइटोसिस हो रही है, रिडक्शनल डिवीजन नहीं हो रही है या फिर कुछ एड ऑन नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर जो क्रोमोसोम नंबर है या जो प्लॉइडी लेवल है वो सेम ही है अभी तक। अब क्या होगा, यहाँ पर फीमेल और मेल जो गैमीट्स हैं, ठीक है, एग जो है वो फीमेल गैमीट है, एंथेरोजोइड्स जो है वो मेल गैमीट्स हैं, ये दोनों आपस में फ्यूज करेंगे। यहाँ पर होगी फर्टिलाइजेशन, दैट इज सिनगैमी, मतलब फ्यूजन ऑफ टू गैमीट्स, ठीक है, मतलब कोई दो चीजें आपस में मिल रही हैं उसको हम बोलेंगे सिनगैमी। सिनगैमी के बाद यहाँ पर बना, क्या बना, जायगोट। अब क्योंकि जो एग था उसमें भी एन क्रोमोसोम्स थे और वहीं पर एंथेरोजोइड्स जो थे उनमें भी एन थे। अब ये दोनों जब आपस में मिले, जब फर्टिलाइजेशन हुई, तो अब क्रोमोसोम नंबर क्या हो गया, 2n, डबल हो गया क्योंकि दोनों के क्रोमोसोम्स आ गए, राइट। और इसी के साथ जैसे ही फर्टिलाइजेशन खत्म होती है, तो फर्टिलाइजेशन से पहले वाले इवेंट्स कि मेल गैमीट्स हैं उनसे, सॉरी मेल ऑर्गन्स हैं उनसे मेल गैमीट्स मिले, फिर फर्टिलाइजेशन हुई, ठीक है। तो यहाँ फर्टिलाइजेशन तक जो फेज है हमारा, ठीक है, वो गैमेटिक फेज होता है, ठीक है, गैमीट्स वाला फेज होता है। अब एक बार फर्टिलाइजेशन होगी, जाइगोट बन गया, जाइगोट से बनेगा एम्ब्रायो, एम्ब्रायो से बनेंगे स्पोरोफाइट्स और उसमें होंगे स्पोर मदर सेल्स, ठीक है। अब ये क्योंकि यहाँ पर भी क्या हो रहा है, यहाँ पर भी माइटोसिस ही हो रही है, ठीक है, कोई रिडक्शन नहीं हो रही है, कोई एडिशन नहीं हो रही है। तो यहाँ पर जो जाइगोट में एक बार दो सेल्स के आपस में जुड़ने से जो प्लॉइडी लेवल डिप्लॉयड हो गया था, जो 2n हो गया था, वो स्पोर मदर सेल तक सेम ही चलेगा। अब जैसे ही स्पोर मदर सेल की स्टेज आएगी तो अब यहाँ पर होगी रिडक्शनल डिवीजन, जो कि हमने किस क्वेश्चन में पढ़ा था, आई गेस सेकंड क्वेश्चन में, है ना। तो उसमें हम पढ़ रहे थे कि कहाँ पर और कब रिडक्शन डिवीजन देखी गई है अलग अलग तरह में, जैसे ब्रायोफाइट्स का भी उसमें पूछा था। तो अब यहाँ पर स्पोर मदर सेल में होगी रिडक्शनल डिवीजन, दैट इज कॉल्ड एज मियोसिस। क्योंकि रिडक्शनल डिवीजन हो रही है तो क्या होगा, जो क्रोमोसोम नंबर है वो फिर से क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो यहाँ पर क्रोमोसोम नंबर अब मियोसिस से क्या बने, स्पोर मदर सेल से बने स्पोर्स, ठीक है, और इससे फिर से क्या बना, स्पोर्स बने, तो स्पोर्स में जो क्रोमोसोम नंबर है वो फिर से हाफ हो गया। तो जो प्लॉइडी लेवल है अब वो हेप्लॉइड हो गया है और जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है वो फिर एन पे आ गए हैं, राइट। अब इसके बाद जो स्टेज आती है दैट इज कॉल्ड प्रोटोनीमा एंड अगेन इट इज व्हाट, इट इज हेप्लॉइड, इट हैज n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, ठीक है, जिससे कि हम स्टार्ट करते हैं मेल और फीमेल गैमीट से जिनमें n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, मतलब वो हेप्लॉइड होते हैं, राइट। सो
दिस इज द कंप्लीट लाइफ साइकिल ऑफ अ ब्रायोफाइट। तो अब इसमें ना ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन क्या है। अच्छा, अब अगर आप इस पिक्चर को ध्यान से देखो, इस डायग्राम को ध्यान से देखो, तो जो हमारा स्पोरोफिटिक फेज है वो स्टार्ट हो रहा है जाइगोट से और वो खत्म हो रहा है जाके स्पोर मदर सेल में, जब तक मियोसिस नहीं हुई है। और इस दौरान जो हमारे नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं दैट इज 2n, दैट इज डिप्लॉयड। ठीक है, और जैसे ही हमारा जो सेल है, मतलब जैसे ही मियोसिस होती है तो हमारा जो फेज है वो चेंज हो जाता है टू गेमेटिक फेज, है ना। गेमेटिक फेज हो गया प्रोटोनिमा तक, ब्रायोफाइट हमारा एन रहा, हैप्लॉइड रहा, और उसके बाद भी जब तक हमारा एन नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, जब हैप्लॉइड है हमारा ऑर्गेनिज्म, ठीक है, तो वो जो हमारा फेज है दैट इज टोटली गेमेटिक फेज। ठीक है, और स्पोरोफिटिक में आते ही वो डिप्लॉयड हो जाता है। और ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि व्हाट इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ गेमेटोफिटिक फेज। गेमेटोफिटिक फेज की जो फर्स्ट फेज है, जो फर्स्ट स्टेज है, सॉरी, वो क्या है। सो दिस इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ गेमेटोफिटिक फेज। सिंपल। तो इसी के ऊपर ना 1 मार्क्स के क्वेश्चन इन्हीं लाइफ साइकिल से बन जाते हैं। तो आप चाहे टेरिडोफाइट्स की लाइफ साइकिल पढ़ो या जिम्नोस्पर्म्स की पढ़ो, कोई भी पढ़ो, बट उसको अच्छे से डीपली पढ़ो ताकि उसमें से कोई भी क्वेश्चन आए तो वो आप सॉल्व कर पाओ। तो आई होप ब्रायोफाइट्स की तो आपको क्लियर हो गई होगी। बहुत ही सिंपल है, जब भी प्रैक्टिस करें हमेशा खुद से ड्रॉ करें। ओके, तो चलिए देखते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, मेंशन द प्लॉइडी ऑफ द फॉलोइंग। तो हमें कुछ सेल्स दिए गए हैं, ठीक है, कोई मॉस के, कोई फर्न के, कोई ब्रायोफाइट्स के, तो हमें बताना है कि उनका प्लॉइडी लेवल क्या है। प्लॉइडी लेवल से मतलब है कि क्या वो हैप्लॉइड है जिसको हम एन से शो करते हैं, क्या वो डिप्लॉयड हैं जिसको हम 2n से शो करते हैं, या फिर वो है ट्रिप्लॉयड जिसे हम 3n से शो करते हैं। ठीक है, तो एक एक करके सबको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है प्रोटोनिमल सेल्स इन द मॉस। तो अभी हमने ब्रायोफाइट्स पढ़ा, ब्रायोफाइट्स में हमने प्रोटोनिमल सेल्स पढ़े, तो वो कहाँ पर थे, वो थे गेमेटिक फेज में। और गेमेटिक फेज वो फेज था जिसमें सभी के सभी सेल्स क्या हैं, एन है, हैप्लॉइड है। तो प्रोटोनिमल सेल्स क्या हुए, हैप्लॉइड, ये बनते हैं स्पोर्स से। तो पहले स्पोर बनता है, स्पोर हैप्लॉइड होता है और उससे बनते हैं प्रोटोनिमल सेल्स, और उससे फर्दर वो पूरा प्लांट ग्रो होता है, ब्रायोफाइट ग्रो होता है। सो इट इज हैप्लॉइड, दैट इज एन, राइट। उसके बाद है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस इन डाइकॉट। तो डाइकॉट का ना एक फीचर होता है दैट इज डबल फर्टिलाइजेशन। तो जब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, तो आप उसमें डबल फर्टिलाइजेशन पढ़ोगे, जिसमें क्या होगा, मतलब इस क्लास में भी आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन किया गया है कि हमारे पास क्या होते हैं, 2 मेल गैमीट्स होते हैं प्लांट के पास। ठीक है, अब वो दोनों, एक जो मेल गैमीट है वो आके फर्टिलाइज कर देता है किसको, एग को। ठीक है, तो वो जाइगोट बन गया। ठीक है, अब जैसे कि ये हैं 2 मेल गैमीट्स, ठीक है, ये हमारा एग सेल है और यहाँ पर 2 पोलर न्यूक्लिया है। तो ये वाला जो है ये इसको फर्टिलाइज करेगा, ये वाला जो मेल गैमीट है वो एग को फर्टिलाइज करेगा और ये बना देगा जाइगोट, राइट। उसके बाद ये वाला जो मेल गैमीट है ये पोलर न्यूक्लिया, ये क्या है, दीज आर पोलर न्यूक्लिया, पोलर न्यूक्लिया को फर्टिलाइज करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर 2 बार फर्टिलाइजेशन हो रही है, और जो प्लॉइडी लेवल है इस न्यूक्लियस की, इट गोज टू ट्रिप्लॉइड, दैट इज 3n। ठीक है, सिंपल। अब उसके बाद लीफ सेल्स ऑफ मॉस, तो हमने मॉस पढ़ा था, ब्रायोफाइट अभी पढ़ा, ठीक है, उसमें जो लीफ हमने पढ़े थे, ठीक है, जो लीफ के सेल्स पढ़े थे वो कैसे होते हैं, दे आर हैप्लॉइड। ठीक है, ये गैमेटिक फेज में होते हैं। देन प्रोथैलस ऑफ अ फर्न, तो फर्न में हमने एक हार्ट शेप सा स्ट्रक्चर पढ़ा है जिसे हम प्रोथैलस बोलते हैं, वो भी क्या होता है, हैप्लॉइड होता है। ये आपको ऐसे फिंगर टिप्स पे होंगे अगर आपने हर एक लाइफ साइकिल को ध्यान से पढ़ा होगा। ठीक है, मार्केंशिया और मार्केंटिया, ठीक है, तो जो जेमा सेल्स होते हैं दे आर ऑल्सो हैप्लॉइड। ठीक है, उनका जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं वो आधे होते हैं। ओके, देन कमिंग आउट टू मेरिस्टेम सेल्स इन मोनोकॉट, तो मोनोकॉट के जो मेरिस्टेम सेल्स होते हैं वो होते हैं डिप्लॉइड, दैट इज
2n. Okay, then coming to ovum of a liverwort. तो जब भी हम, ओवम क्या है, ओवम एक फीमेल गैमीट है, तो जब भी हम मेल या फीमेल गैमीट की बात करते हैं, बेसिकली जब भी हम गैमीट्स की बात करते हैं, तो जो गैमीट्स होते हैं ना, उनका जो प्लॉइडी लेवल होता है दैट इज हेप्लॉइड, दैट इज एन। और जब ये दो एन मतलब ये दो गैमीट्स आपस में मिल जाते हैं तो ये बना देते हैं जाइगोट, जो कि हो जाता है 2n। तो ओवम क्या है, ओवम है एक फीमेल गैमीट, तो वो क्या होगा, दैट विल बी हेप्लॉइड, ठीक है, इट विल बी n। वहीं पर अगर हम जाइगोट की बात करते हैं तो जाइगोट किससे बना, दो गैमीट्स आपस में फ्यूज हुए, n और n फ्यूज हुआ तो उन्होंने बना दिया 2n, दैट इज डिप्लॉयड। तो जाइगोट ऑफ अ फर्न इज डिप्लॉयड, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, बस थोड़ा सा सोचना है, और जब हम अपनी लाइफ साइकिल्स पढ़ते हैं तो हमें ध्यान से पढ़नी है। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, राइट अ नोट ऑन इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ एल्गे एंड जिम्नोस्पर्म्स। तो एल्गे और जिम्नोस्पर्म्स की इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के बारे में हमें बताना है। तो अगर हम इनकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की बात करें तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो आप क्या करोगे, आप वो पॉइंट्स लिखोगे जो आपको इजी लगते हैं या जो आपको याद रहते हैं या जो आपको समझ आते हैं या पसंद है, ठीक है। अब ये डिपेंड करता है कि आपको कितने पॉइंट्स लिखने हैं, वो इस चीज पे डिपेंड करेगा कि मार्क्स कितने हैं उस क्वेश्चन को अलॉटेड, राइट। तो सबसे पहले है इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ एल्गे। तो अगर हम एल्गे को देखें तो एल्गे कहाँ, अब जैसे मॉनसून है, ठीक है, मॉनसून में आपको ना ऐसे ग्रीन लेयर दिखाई देती है रॉक्स के ऊपर, ट्रीज के ऊपर, फिर कोई ऐसी जगह है जहां पर पानी खड़ा रहता है, ठीक है, जैसे फ्लोर के ऊपर भी कई जगहों पर जहां पर उनको रेगुलर बेसिस पे क्लीन नहीं किया जाता है, तो वो सारी की सारी क्या है, वो है एल्गी, राइट। अब एल्गी जो होती है, इट परफॉर्म्स हाफ ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन ऑन द अर्थ। तो अर्थ में जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन होती है, ठीक है, प्लांट्स करते हैं, ठीक है, प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन देते हैं, तो उसमें आधी जो कार्बन, अगर मान लो 50 इज सम नंबर कि इतनी कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स हो रही है एक दिन में, तो इसमें से 25 जो है वो फिक्स की जाती है वाया दीज एल्गे, राइट। अब इसमें इनको हम एक और चीज बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं प्राइमरी प्रोड्यूसर्स ऑफ एक्वेटिक हैबिटेट्स। जो हमारे एक्वेटिक हैबिटेट्स हैं, वाटर है, सी है, ठीक है, रिवर्स हैं, सी है, लेक्स है, उनके जो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स होते हैं वो भी कौन होते हैं, दे आर ऑल्सो एल्गे, ठीक है। तो अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की जो आपको इस आंसर में लिखने होंगे। सबसे पहले है क्लोरेला, ठीक है, ये क्या है, इट इज an algae which is rich in proteins and is used as a food supplement even by space travelers। तो प्रोटीन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है हमारी डाइट का, ठीक है। तो इसको वो लोग जिनका प्रोटीन इंटेक कम होता है या किसी वजह से उनकी बॉडी में प्रोटीन्स की कमी हो जाती है, तो वो क्लोरेला को एज क्या लेते हैं, एज सप्लीमेंट लेते हैं। और स्पेस ट्रैवलर्स भी, क्योंकि उनको स्पेस में आके खाना तो ऐसे खाना कुक करके तो वो बनाते नहीं है, मिल नहीं सकता है, तो इन जो क्लोरेला है, एल्गे है, उसको वो एज अ सप्लीमेंट लेते हैं अपनी बॉडी की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए, राइट। उसके बाद है स्पीशीज ऑफ पोरफायरा, लेमिनेरिया एंड सरगैसम यूज्ड एज फूड। तो ये अलग अलग स्पीशीज हैं, ठीक है, ये जो 3 तरह की मैंने एल्गी बोली है, इनकी जो स्पीशीज हैं वो एज अ फूड भी यूज की जाती हैं। Then algin, which is a brown algae, carrageen, which is a red algae, they produce large amount of hydrocolloids which is used commercially, ठीक है। ये जो hydrocolloids हैं they are commercially used, और इनकी जो production है it happens through this brown algae and red algae, algin and carrageen, right। उसके बाद एगर हमने बहुत पढ़ा है और नहीं पढ़ा है तो आप में से जो भी अभी आफ्टर 12th
जो बायो में जाने वाले हैं, जो साइंस ऑप्ट करने वाले हैं, बायोटेक्नोलॉजी ऑप्ट करने वाले हैं, उन सब को अगर बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। तो ये बेसिकली एक मीडियम होता है जहां पर हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज करते हैं, तो ये भी हमें एल्गे से ही मिलता है। दैट इज जेलिडियम एंड ग्रेसिलेरिया आर द टू एल्गे जिससे हमें अगर मिलता है, और इसके ऊपर हम ग्रो करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, और फॉर द प्रिपरेशन ऑफ आइसक्रीम्स एंड जेलीज, राइट। उसके बाद नाइट्रोजन फिक्सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ब्लू ग्रीन एल्गी ये क्या करती है, ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करती है और उसको प्रोवाइड करती है हमारे प्लांट्स को उनके यूजेबल फॉर्म में, ठीक है, इन नाइट्राइट्स एंड नाइट्रेट्स फॉर्म। तो ये तो मैंने सिर्फ 5 ही आपको पॉइंट्स बताए हैं, आपको और जो भी ऐड करने आप कर सकते हैं, और क्वेश्चन का आंसर एग्जाम में टू द पॉइंट लिखें जितना रिक्वायर्ड है। कोई भी पॉइंट है उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन जरूर करें अगर वो लंबा आंसर है, ठीक है। तो आई होप दिस इज क्लियर। अब देखते हैं इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ जिम्नोस्पर्म्स। अब हम बात करेंगे इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ जिम्नोस्पर्म्स। तो अगर हम जिम्नोस्पर्म्स की बात करें तो जिम्नोस्पर्म्स की जो इम्पोर्टेंस है वो भी बहुत वाइड है, ठीक है। जैसे सबसे पहले है कि ये जो है इनको एज ऑर्नामेंट्स यूज किया जाता है बहुत सारी जगह पर, इंडिया में भी इन्हें एज ऑर्नामेंटल प्लांट्स ग्रो किया जाता है। देन जो जिम्नोस्पर्म्स की सॉफ्ट वुड होती है, इट इज यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ फर्नीचर एंड पैकिंग, ठीक है। देन एन एंटी कैंसरस ड्रग जिसका नाम है टेक्सोल, ठीक है, इट कम्स फ्रॉम अ जिम्नोस्पर्म दैट इज टेकस, राइट। तो एक एंटी कैंसरस ड्रग जो है वो भी हमें जिम्नोस्पर्म से ही मिलती है। सो नाउ कैन यू इमेजिन हाउ इम्पोर्टेंट दीज प्लांट्स, फॉरेस्ट, एवरीथिंग इज टू अस, ठीक है। नाउ अ ड्रग विच इज एफेड्रन is extracted from ephedra. It is useful in रेस्पिरेटरी एलिमेंट्स। तो जैसे हमने एक एंटी कैंसरस ड्रग पढ़ी है, वैसे ही हमने रेस्पिरेटरी एलिमेंट्स को ठीक करने के लिए भी एक ड्रग है जो कि हमें जिम्नोस्पर्म से ही मिलती है। देन फाइबर बोर्ड आर मेड फ्रॉम पाइन नीडल्स। तो पाइन क्या है, पाइन एक जिम्नोस्पर्म है, और ये जो फाइबर बोर्ड्स हैं ये किससे बनते हैं, ये बनते हैं पाइन की नीडल से, ओके। देन पेपर इज मैन्युफैक्चर्ड from many gymnosperms like Pinus and Paikia, ठीक है, पाइसिया, ओके। तो इनकी जो प्रोनाउंसिएशंस हैं वो थोड़ी बहुत हम में और आप में वेरी कर सकती हैं। देन रेजन्स आर यूज्ड इन वाटरप्रूफिंग सीलिंग जॉइंट्स व्हिच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम जिम्नोस्पर्म्स। तो जो रेजन्स होते हैं जिनको हम वाटर प्रूफिंग में यूज करते हैं या फिर जॉइंट्स को सील करने मतलब सीलिंग के लिए यूज करते हैं, वो हमें जिम्नोस्पर्म से मिलती है। सो लुकिंग एट ऑल दीज, कैन यू इमेजिन हाउ इम्पोर्टेंट दीज प्लांट्स आर टू अस, सो वी शुड कंजर्व देम, okay. Question number 6, both gymnosperms and angiosperms bear seeds, then why are they classified separately? तो gymnosperms angiosperms दोनों में seeds होते हैं, ठीक है। हम जब question number 2 पढ़ रहे थे तो मैंने आपको बोला था ना कि हम angiosperms और gymnosperms ये दोनों seeded plants होते हैं, लेकिन हम इनको अलग अलग रखते हैं। क्यों रखते हैं ये हम थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे, तो वो टाइम आ चुका है। तो दोनों ही seeded plants हैं, मतलब दोनों में seeds हैं, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि एक जो प्लांट है, मतलब एक जो यू कैन से क्लास है, उसके जो सीड्स हैं वो ओवरी के अंदर हैं और एक के ओवरी के बाहर हैं, ठीक है। तो जिम्नोस्पर्म्स के जो सीड्स हैं दे आर नेकेड सीड्स, मतलब वो ओवरी के अंदर नहीं है। वहीं पर अगर हम एंजियोस्पर्म्स की बात करें तो उनके जो सीड्स हैं वो ओवरी के अंदर हैं, ठीक है। अब ये सीड्स ओवरी के अंदर हैं या नहीं हैं, ये इसका फर्क क्या पड़ता है, मतलब ये क्यों इतना रेलेवेंट है, क्यों हम इनको प्लांट्स को पूरी तरह सेपरेट आउट कर देते हैं सीडेड और मतलब नेकेड और कवर्ड सीड्स को, क्योंकि इनके मतलब नेकेड होने से या कवर्ड होने से, ओवरी के अंदर होने से बहुत फर्क पड़ता है। सबसे पहले कि इसमें जो डिस्पर्शन मेथड होता है, हमें पता है कि पॉलिनेशन होती है विंड, इंसेक्ट्स, वाटर, इन सब से जो पॉलन ग्रेन्स है वो एक प्लांट से दूसरे प्लांट, एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पे जाके बैठते हैं, तो इनकी वजह से डिस्पर्शन का जो मेथड है ना वो प्लांट्स में टोटली बदल जाता है, ठीक है। अब मतलब दे आर कवर्ड और दे आर नॉट कवर्ड, उससे जो मेथड
मेथड ऑफ डिस्पर्शन है और जो फर्टिलाइजेशन है वो अलग अलग हो जाती है। अब जब हमने डबल फर्टिलाइजेशन की बात की थी तो क्या हमने ऐसा बोला था कि जिम्नोस्पर्म्स में डबल फर्टिलाइजेशन होती है? हमने ऐसा नहीं बोला था। नेकेड होने की वजह से इनमें डबल फर्टिलाइजेशन नहीं होती है, लेकिन वहीं पर एंजियोस्पर्म्स में डबल फर्टिलाइजेशन देखी गई है। ठीक है, तो आई होप दिस इज क्लियर। चलिए अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज हेटेरोस्पोरी? ब्रीफली कमेंट ऑन इट्स सिग्निफिकेंस, गिव 2 एग्जांपल्स। तो हेटेरोस्पोरी क्या है? हेटेरो मतलब हमारे पास में 2 वर्ड्स होते हैं, हम पढ़ते आ रहे हैं बहुत पहले से। एक है होमो और एक है हेटेरो। तो होमो क्या होता है? होमो मीन्स सेम, और जहां पर हम हेटेरो की बात करें, हेटेरो का मतलब होता है डिफरेंट। ठीक है, तो द फिनोमेना ऑफ प्रोड्यूसिंग 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर्स। ठीक है, स्पोरी मतलब कहीं ना कहीं हम किसकी बात कर रहे हैं? स्पोर्स की बात कर रहे हैं। और कैसे स्पोर्स की बात कर रहे हैं? हेटेरो। हेटेरो मीन्स डिफरेंट। तो यहाँ पर हम डिफरेंट स्पोर्स की बात कर रहे हैं। तो ये जो फिनोमेना है जिसमें 2 अलग अलग तरह के स्पोर्स बनते हैं, ठीक है, माइक्रोस्पोर्स और मेगास्पोर्स, तो उन प्लांट्स को हम बोलते हैं, उस फिनोमेना को हम बोलते हैं हेटेरोस्पोरी। सो फिनोमेना ऑफ प्रोड्यूसिंग 2 डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्पोर्स इन द सेम प्लांट इज कॉल्ड एज हेटेरोस्पोरी। तो एक माइक्रोस्पोर्स बनेंगे, एक मेगास्पोर्स बनेंगे। तो आपको याद है वो पार्ट जब माइक्रो और मेगा में आपको एक्सप्लेन कर रही थी इससे पहले। तो माइक्रो इज रिलेटेड टू व्हाट? रिलेटेड टू मेल गैमीट। ठीक है, एंड मेगा इज रिलेटेड टू व्हाट? मेगास्पोर मतलब फीमेल स्पोर, उससे हमें फीमेल गैमीट मिलेगा। माइक्रोस्पोर मतलब मेल स्पोर, जिससे कि हमें मेल गैमीट मिलेगा। ठीक है, तो दूसरा पूछा है ब्रीफली कमेंट ऑन इट्स सिग्निफिकेंस एंड गिव 2 एग्जांपल्स। तो इसका सिग्निफिकेंस क्या है? तो जो हेटेरोस्पोरी होती है ना, उससे इट कॉजेस द ग्रोथ ऑफ द सीड इन जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। तो इससे एक जो प्लांट है ना, उसमें हमें क्या मिल जाता है? उसमें हमें मेल गैमीट भी मिल जाता है और फीमेल भी मिल जाता है। तो सीड्स जो है वो अंदर अंदर ही ग्रो हो जाते हैं। और दूसरा, इट इज रिक्वायर्ड इन द डिफ्रेंसिएशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट। मतलब मेल जो गैमीट पार्ट होगा वो अलग होगा, और मतलब मेल जो पार्ट होगा प्लांट का वो अलग होगा, जहां पर मेल गैमीट बनेगा, जहां पर माइक्रोस्पोर बनेगा। और फीमेल पार्ट जो होगा प्लांट का वो अलग होगा, जहां पर फीमेल स्पोर बनेगा, मेगास्पोर बनेगा। ठीक है, सिंपल। अब हम देखते हैं इसके 2 एग्जाम्पल्स। अब इसके 2 एग्जाम्पल्स हैं जैसे कि टेरिडोफाइट्स, सिलेजिनेला एंड साल्विनिया। ठीक है, तो जब भी आप कोई साइंटिफिक नेम लिखेंगे तो आप हमेशा उसको इटैलिक्स में टाइप करेंगे, और अगर आप जैसे पेपर में लिख रहे हैं, हैंड रिटन लिख रहे हो, तो आप हमेशा उसको अंडरलाइन करोगे। क्योंकि मैंने यहाँ पर टाइप किया था इसलिए मैंने दोनों नेम्स को इटैलिक्स में लिखा है। ठीक है, तो आई होप दिस क्वेश्चन, ऑल द क्वेश्चंस फ्रॉम क्वेश्चन 1 to क्वेश्चन 7 आर क्लियर टू एवरीबॉडी। आई होप जितने भी क्वेश्चंस आज हमने डिस्कस किए हैं वो आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हुए होंगे। अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जहां पर हम इस चैप्टर के बचे हुए क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक जैसा कि आप जानते हैं, लर्नो हब फ्री है पर बेस्ट है।